वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो हम लोग सब लोग ये जानते हैं कि कोई भी इक्विपमेंट हो या कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो या हमारी बॉडी भी हो, उसको सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए कोई भी काम करने के लिए। लेकिन क्या एनर्जी की वैल्यू इतनी कम हो सकती है कि वो इक्विपमेंट चले ही ना? हाँ, ऐसा होता है। आपने ये देखा कि कभी कभी वोल्टेज इतना लो होता है कि एक बल्ब क्या होता है, अच्छे से ग्लो नहीं कर पाता। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को आज हम उठाएंगे और हम इसको लगाएंगे आज केमिस्ट्री के ऊपर। केमिस्ट्री में ये कंसेप्ट कहाँ यूज़ होता है? ये केमिस्ट्री में ये कंसेप्ट यूज़ होता है आपके आयोनाइजेशन पोटेंशियल कह लीजिए, चाहे आयोनाइजेशन एनर्जी कह लीजिए, चाहे आयोनाइजेशन इंथैल्पी कह लीजिए। एक ही इंसान है, तीन नाम है इसके। तो अगर पेपर में आयोनाइजेशन इंथैल्पी पूछे तब भी यही लिखना है, आयोनाइजेशन एनर्जी पूछे तब भी यही लिखना है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल पूछे तब भी आपको यही लिखना है जो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो बेसिकली आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, इसके क्या इफेक्ट होते हैं और इसके अलग अलग जो आयोनाइजेशन आपके कैटायन बनते हैं, जैसे +1 हो गया, +2, +3 हो गया, उस पर क्या इफेक्ट पड़ते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो इससे पहले जो हमारा चैनल है शिक्षालय, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए कि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मोस्ट मोटिवेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक क्या है हमका? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। सबसे पहले आपको क्या करना है, नाम पे ध्यान देना है। नाम में कह रहा है आयोनाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या फॉर्म होंगे? आपके आयन फॉर्म्स होंगे। और आयंस क्या होते हैं? दो तरह के होते हैं, एक कैटायन होता है, एक आपका एनायन होता है। ठीक है, दो ही तरह के होते हैं, सबको पता है। और पोटेंशियल क्या कहता है? पोटेंशियल कहता है कि यहाँ पे कोई अमाउंट ऑफ वर्क क्या हो रहा है, डन हो रहा है। और वर्क तो सब कोई जानते हैं कि वहाँ पे जहाँ भी वर्क होता है वहाँ पे एनर्जी की नीड होती है। ठीक है, तब आगे बात करते हैं कि बेसिकली ये है क्या, इनके बारे में हमें जो चीज़ें थी बेसिक वो तो जान ली। अब इनके जो डेफिनेशन है उसके बारे में पढ़ते हैं। मिनिमम एनर्जी, मैंने पहले ही बोला कि पोटेंशियल जहाँ है वहाँ पे एनर्जी की बात तो होगी ही, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें ध्यान देनी है। मिनिमम यानी कम से कम एनर्जी, यानी कि जो भी चीज़ हम यहाँ पे वर्क करने वाले हैं उसको कम से कम एनर्जी देंगे और उस कम से कम एनर्जी को ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेजर करेंगे। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, ये भी चीज़ यहाँ में रखनी है, टू रिमूव मोस्ट लूजली बॉन्डेड आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। अब भाई ये क्या कह रहा है? आपका एटम का स्ट्रक्चर आपने अच्छे से अगर अपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, तो उसमें क्या होता है, वेरियस आपके क्या होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं, सेल्स होते हैं, सब सेल्स होते हैं। और जो आउटर में सेल्स में जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो ये क्या होती है, वैलेंसी होती है। लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, लूजली बाउंड होता है, क्योंकि वहाँ पे जो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, यानी जो आपके चार्ज न्यूक्लियस में होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। तो दोनों के बीच में क्या होता है, बेसिकली अट्रैक्शन होता है। लेकिन जो जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और बहुत दूर मुझे क्या किसी इंसान को बुलाना है, तो मेरे पास इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी मेरी आवाज़ में होनी चाहिए कि वो मुझे सुन सके। ठीक है, तो उसको सुनने के लिए मैं तो या तो बहुत तेज चिल्लाऊँ, नहीं तो अगर मेरे पास उतनी एनर्जी नहीं है तो मुझे सुन ही नहीं पाएगा। यही होता है एटम्स के साथ। एटम्स के जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके पास उतनी एनर्जी न्यूक्लियस एक्सर्ट नहीं कर पाते, इसलिए क्या होते हैं, वो बहुत लूजली क्या होते हैं, बाउंड होते हैं। वो ईजिली क्या होते हैं, आपके एटम से या सब सेल से निकल जाते हैं कोई भी आपका रिएक्शन करने के लिए। और इसी वजह से आपकी रिएक्शन भी क्या होती हैं, कैरिड आउट होती हैं और जितने भी कंपाउंड्स बनते हैं। चलिए आइए आगे देखते हैं। तो बेसिकली ये एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें नीडेड चाहिए, किस लिए कि हमें आउटर मोस्ट सेल से क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, बाहर निकालना है इन ग्राउंड स्टेट। और क्या होना चाहिए, वो जो एटम होना चाहिए वो एक्साइटेड स्टेट में नहीं होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए। ग्राउंड स्टेट मतलब कि मिनिमम एनर्जी। ग्राउंड स्टेट जहाँ भी आए तो आपको ध्यान में रखना है कि वहाँ पे उसके पास क्या होगी, मिनिमम एनर्जी होगी। मतलब जो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे रोटेट कर रहा है बेसिकली अपने ऑर्बिट में, उसके पास क्या होना चाहिए, मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए उस समय जब हम क्या है इस एनर्जी का यूज़ करेंगे। आगे बात करते हैं, फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज नॉन एज आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए कि वो आइसोलेटेड होना चाहिए। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, विदाउट एनी बॉन्डिंग विद अदर एटम। बेसिकली एटम्स क्या होते हैं, बहुत सारे बॉन्ड्स में आपस में जुड़े रहते हैं, लेकिन हम लोग को क्या करना है, उनके बीच में कोई भी बॉन्डिंग नहीं होनी चाहिए। बेसिकली क्या होना चाहिए, उस एटम, इस पार्टिकुलर एटम से हमको इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो वो जो एटम होना चाहिए वो बाकी किसी एटम से अटैच नहीं होना चाहिए। मतलब उसका संबंध किसी और के साथ नहीं होना चाहिए, निसंबंध होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, ब्रह्मचारी। ठीक है, तब आगे देखते हैं क्या कह रहा है ये गैसियस। अब भाई साहब यहाँ पे गैसियस की बात लगी। अब सर गैसियस का मतलब पता है कि अब कर क्या रहा है। तो देखो बेटा, सॉलिड में भी आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती है, वर्क करती है, लेकिन हम सॉलिड से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सॉलिड को क्या करना पड़ेगा, गैसेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और गैसेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो वहाँ भी एनर्जी की नीड होगी, और उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, उस एनर्जी को कहते हैं हम लोग सब्लिमिनेशन एनर्जी। मतलब वो एनर्जी जो कि किसी भी सॉलिड एटम को क्या कर दे, गैसेस एटम में कन्वर्ट कर दे, तो उस एनर्जी को क्या कहते हैं हम, आपकी सब्लिमिनेशन एनर्जी कहते हैं।
तो हमने इससे क्या सीखा, बेसिकली क्या है, ये क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि किस लिए यूज होती है, किसी भी एक एटम के जो मोस्ट लूजली आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकालने के लिए। और वो एटम कैसा होना चाहिए, गैसियस होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए। आइसोलेटेड मतलब क्या, किसी की बॉन्डिंग नहीं होना चाहिए उसके साथ, मतलब क्या होना चाहिए, ब्रह्मचारी का पालन करना चाहिए, संबंध नहीं हो उसका। तो इसी को क्या कहते हैं, आपके आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। और आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, आपका आयन का फॉर्मेशन। और एनर्जी तो आप जानते ही हैं, जो भी हमें उसमें वर्क डन यूज़ होता है उसी को एनर्जी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि एटम है, ठीक है, तो उससे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते ही हैं। और जितने भी मैंने ऑर्बिट की बात की वो भी बहुत सारे होते हैं। MLNO का भी कंसेप्ट पढ़ा होगा, 2n² का आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा। तो क्या होते हैं, 2, 8, 18, ये आपने पढ़े होंगे। तो होता क्या है, अगर सबसे आउटर सेल से मैंने यहाँ पे एक मेटल, ये M मेटल को रिप्रेजेंट करता है, E यहाँ पे एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर किसी मेटल में E अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या करूँ, एक्सर्ट करूँ, तो वहाँ से क्या होता है, सबसे आउटर ऑर्बिट में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो बाहर निकलता है, तो क्या फॉर्म होता है, M+ फॉर्म होता है। और एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वहाँ से बाहर निकल जाता है। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ी एनर्जी को क्या करता हूँ, इंक्रीज़ करता हूँ, ठीक है, और एनर्जी इंक्रीज करता हूँ। तो M+ तो पहले से ही बना हुआ था, लेकिन क्या हुआ, बाहर का जो ऑर्बिट था उससे तो इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ऑर्बिट खाली हो गया। अब जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसके इनर ऑर्बिट से निकलेगा, ठीक है। इनर ऑर्बिट से जो एनर्जी E2 होगी वो मुझे ज़्यादा लगानी पड़ेगी, क्योंकि क्या हो रही है, न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन था उसकी दूरी क्या हो रही है, घट रही है। जब दूरी घट रही है तो न्यूक्लियस क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर क्या लगाएगा, अपना क्या लगाएगा, इलेक्ट्रॉनिक फोर्स लगाएगा, मतलब उसको अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो E2 की वैल्यू तो यहाँ पे ज़्यादा ही होगी, तो यह क्या फॉर्म होगा, एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया, M2 फॉर्म हो गया। अब M2 फॉर्म होगा तो मुझे क्या करना है, एक ऑर्बिट और कम हो गया। अब मुझे जो थर्ड ऑर्बिट है जो सबसे पास है आपके न्यूक्लियस से, उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो E3 क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे जो आपका न्यूक्लियस है सबसे ज़्यादा वहाँ पे अपना चार्ज क्या करेगा, एक्सर्ट करेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, जैफ कहते हैं, इसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कहते हैं। आगे मैं इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो E3 क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, एक और इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो ये पहले M+2 थे ही, M2+ का मतलब क्या है यहाँ पे, कि 2 इलेक्ट्रॉन पहले से निकला था और एनर्जी थी, तो M+3 बन गया और यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब हम बात करते हैं E1, E2, E3 की। बेसिकली ये तीनों एनर्जीज क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जीज है। अगर हम इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखें तो E1 क्या होगा, सबसे कम होगा, क्योंकि E1 क्या कर रहा है, सबसे आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकाल रहा है। लेकिन जब E2 की बात करें तो वहाँ पे क्या हुआ, एक ऑर्बिट घट गया। एक ऑर्बिट घटा मतलब कि चीज़ आगे नहीं, वो चीज़ें बैकवर्ड चल रही है, तो वहाँ पे एनर्जी क्या हो जाएगी, न्यूक्लियस के द्वारा लगाने वाली बढ़ जाएगी। E3 की बात करें तो और बढ़ जाएगी, तो इंक्रीजिंग क्या ऑर्डर होगा, E1 की वैल्यू सबसे कम होगी आयोनाइजेशन पोटेंशियल, E2 उससे ज़्यादा होगा और E3 क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। चलिए अब बात करते हैं कि बेसिकली प्रोसेस क्या हो रही है, हमें यहाँ पे एनर्जी लगा रहे हैं, ठीक है। तो अब एनर्जी लगा रहे हैं तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है, बेसिकली हम उस जो रिएक्शन है उसमें एनर्जी दे रहे हैं। तो कभी भी किसी रिएक्शन में एनर्जी जब दी जाती है तो उस रिएक्शन क्या कहते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब इसका कंसेप्ट क्या है, बच्चे समझते नहीं हैं। अगर मैं मान लूँ कि एक इलेक्ट्रॉन अपने क्या है, ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है, तो उसकी H1 जो आपकी पहली जो एनर्जी है वो मान लेता हूँ मैं 10 है, ठीक है। जो H2 है वो बेसिकली इससे ज़्यादा ही होगी, कि उससे ज़्यादा एनर्जी लगाएंगे तभी वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, आउटर मोस्ट सेल से क्या होगा, बाहर निकल पाएगा। तो H2 क्या होना चाहिए, हमेशा 14 होनी चाहिए। अब आप लोग सब जानते हैं कि डेल्टा H निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, H2 - H1, मतलब कि जो एनर्जी मैंने लगाई है उसमें से क्या हूँ, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी माइनस कर दूंगा। तो अगर मैं H2 - H1 यहाँ पे करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 14 - 4, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलता है, 14 - 10, तो मुझे यहाँ पे क्या आता है, 4 मिलता है, जो कि यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है, जो ये दिखाता है कि जो आपका डेल्टा H है वो भी पॉजिटिव है। और डेल्टा H जब भी पॉजिटिव होता है किसी रिएक्शन का, वो तो रिएक्शन क्या होता है, इंडोथर्मिक होता है। और आगे बात करते हैं जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है उसकी क्या है, यूनिट क्या है। यूनिट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी IITs में भी यूनिट पूछ दी जाती है। तो यूनिट बहुत आसान है, अगर यहाँ पे आप एनर्जी लगा रहे हो तो वहाँ पे जूल तो रहेगा ही, और कितने लगा रहे हो, एक एटम में लगा रहे हो। तो एक एटम का सबसे बड़ा मेजरमेंट किससे आप कर सकते हो, मोल से कर सकते हो। तो यहाँ पे जो आपकी वो होती है यूनिट, वो भी किसी से बनी ही होती है। आपको क्या करना है, अपने दिमाग के अंदर पहले सोचना है कि जो मैं यूनिट बात करने वाला हूँ किसके बारे में बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट क्या होती है, वो आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, और दूसरी जो यूनिट होती है वो आती है किलो जूल पर मोल। यहाँ पे किलो जूल किसको रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, मोल किसको रिप्रेजेंट करता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स।
वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे क्या करता है आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है वर्क करता है और किस हिसाब से ये बढ़ता है घटता है। अब हम बात करेंगे एटॉमिक साइज की। पहला जो फैक्टर है एटॉमिक साइज का है। आप लोग ये जानते हैं कि एटम की साइज जितनी बड़ी होगी वहाँ से न्यूक्लियस से उस जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे उतनी कम एनर्जी क्या कर पाएगा, वो एक्सर्ट कर पाएगा, उतना कम उसको अट्रैक्शन मिलेगा। तो जितना कम अट्रैक्शन मिलेगा तो उतनी कम एनर्जी मुझे लगानी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। तो ये क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे जैसे अगर एटॉमिक साइज बहुत ज़्यादा है तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल बहुत कम होगी, अगर आयोनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा लग रहा है तो एटॉमिक साइज क्या होगा, बहुत कम होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रूल है, बहुत अच्छा है, आप लोग समझ गए होंगे। दूसरी बात करते हैं जेफ की, और यहाँ पे जेफ क्या है, यह है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात मैं शुरू से करते आ रहा हूँ। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है कि जो इफेक्ट जो आपके जो न्यूक्लियस है वहाँ पे क्या है, पॉजिटिव आपके प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं, वो क्या करते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स पे क्या करते हैं, एक तरह का अट्रैक्शन एक्सर्ट करते हैं। तो जितना ज़्यादा अट्रैक्शन एक्सर्ट करेंगे उतना जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो टाइटली बाउंड होंगे, और जितना टाइटली बाउंड होंगे उतनी ज़्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल की हमें ज़रूरत होगी, उतनी ज़्यादा एनर्जी हमको लगानी पड़ेगी एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो ये चीज़ें क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। जितना ज़्यादा जेफ होगा उतना ज़्यादा आईपी होगा, और जितना ज़्यादा आईपी होगा उतना ज़्यादा जेफ होगा। ये चीज़ें भी समझ में आ गई। अब आगे हम बात करते हैं आपकी स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये थोड़ी सी क्या है, इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको अच्छे से समझते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक। जैसे यहाँ पे एक पर्दा है, ठीक है, इस पर्दे के यहाँ पे मैं हूँ और यहाँ पे मेरा दोस्त है। ये पर्दा बीच में है तो अपने दोस्त को मैं क्या कर सकता, नहीं देख सकता। लेकिन मैं क्या करूँ, ये धीरे धीरे पर्दा अगर थोड़ा सा हटाना स्टार्ट कर दूँ तो अपने दोस्त को क्या करता हूँ, देख सकता हूँ। यही काम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। कभी कभी क्या होता है, आपके जो MN जो सेल होते हैं जो न्यूक्लियस के ठीक बाद होते हैं, वहाँ पे डेंसिटी ऑफ क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के पास नहीं पहुँच पाता है, जिससे वो क्या होते हैं और लूजली बाउंड हो जाते हैं, जिससे बहुत कम या जिससे पोटेंशियल की क्या होती है, यूज़ होती है आपके इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। मतलब जितनी ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। और स्क्रीनिंग इफेक्ट वैसे करता भी कौन है, तो इलेक्ट्रॉन्स ही करते हैं, जो कि वो वेव ऑर्बिट वाले जो आपके न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा पास होते हैं। तो यहाँ पे चीज़ है कि जितनी ज़्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल हमको लगेगा उतना ही कम क्या होगा, स्क्रीन इफेक्ट होगा, और जितना ज़्यादा स्क्रीन इफेक्ट होगा उतना कम आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगा। अब लास्ट बात करते हैं हम रिएक्टिविटी की। कोई भी जो एटम है वो कब रिएक्ट करता है, कोई भी एटम रिएक्ट तब करता है कि जब वो क्या कर सके, इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे को क्या करे, ट्रांसफ़र कर पाए। अगर जितनी आयनिक बॉन्ड है उनकी बात करें तो यहाँ पे हम ये जानते हैं कि जितनी जल्दी वो आयन देगा उतनी जल्दी बॉन्ड बनेगा, और जितनी जल्दी आयन कब देगा, कि जब वो आसानी से उस इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ से निकाल सके। तो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स कब निकलेंगे, जब लूजली बाउंड हो, और जब लूजली बाउंड है ही तो वहाँ पे कम अमाउंट ऑफ एनर्जी की यूज़ होगी, और वहाँ पे आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, बहुत कम होगा। जितना ज़्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा उतना ज़्यादा रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, जितनी रिएक्टिविटी कम होगी उतना ज़्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगा। तो यही सारी चीज़ थी आपके आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में। इससे ज़्यादा किसी बोर्ड में इस लेवल पे आपको कुछ नहीं जानना है। ऑक्सीडेशन स्टेट इस लेवल पे चीज़ें नहीं है। तो अगर इतना आप लोगों ने समझ लिया तो कोई भी आप IIT का, नेट का, यहाँ तक कि बोर्ड्स का कोई भी जो पेपर है क्रैक कर देंगे। इससे ज़्यादा कंसेप्ट आपको कोई भी टीचर नहीं देने वाला। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। इससे पहले जो हमारा चैनल उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर कीजिए, और हाँ कोई डाउट है तो उसको पूछना ना भूलें। धन्यवाद।